में हमने इंटीग्रेशन कर लिया था और सारे रूल्स भी समझ लिए थे, राइट ज़ारा? और हम्म। मरियम, मैं आपको क्या करूंगा, ये वन नोट का पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको फिर ये क्लासेस चाहिए होंगी तो फिर से कोई एक्स्ट्रा क्लास हम लोग अरेंज कर लेंगे और उसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको ज़ारा, वो आपने ट्राई किए हैं? जी ट्राई किया मगर मुझसे हो नहीं पाया। आपने वो क्वेश्चन दिया था। अच्छा, ये वाला नहीं हो पाया? नहीं। क्या, कहाँ फंस गए आप? आई गेस वो जो आइडेंटिटी आई गेस रिप्लेस करना समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, आइडेंटिटी, ये कॉस स्क्वायर कैसे यहाँ पे वन प्लस ये हो गया? हाँ। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, ओके? तो आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी तो आपको याद है ना, जी ये सर। वाला? तो यहीं से मतलब शुरू कर। आइडेंटिटी नहीं आई गेस उसके जो इंटीग्रल के रूल्स है वो एंड में जाके ये हम्म सेकंड स्टेप तक मैंने करा था खुद से, फिर मुझे नहीं समझ में आया अच्छा, नहीं, कोई कि दिक्कत क्या नहीं, कर। कोई नहीं। हम्म मतलब ये पार्ट समझ में आ गया? जी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एडिशन है। ये मेरी वॉइस कहाँ से इको हो रही? तो ये एडिशन है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये रूल हमने पढ़ा था, है नहीं? तो इसको हाफ को अलग कर लेते हैं और ये cos 2x को अलग कर लेते हैं, है कि नहीं? और इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है? अब ये हाफ जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम बाहर बाहर निकाल आएगा। सकते हैं। बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ जो इंटीग्रेशन होना है वो सिर्फ dx का होना हम्म। है नहीं? और ये फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है और उसको पूरे लिमिट में हम ऐड कर दें तो वही क्वांटिटी देगा। यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया? यहाँ पे x आएगा dx। यहाँ, हाँ, बस dx का इंटीग्रेशन x आ गया और लिमिट जो हम ले रहे हैं 0 to π/2। तो ये पार्ट तो क्लियर है ना? यस सर। और मरियम, आपको भी अगर कोई डाउट होगा तो आप भी प्लीज पूछ लीजिएगा। और ये है cos 2x। तो हम ये तो डायरेक्ट हमें पता है कि ये 2 जो है वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है x के साथ। तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। sin x होता है। तो cos 2x का sin 2x होगा, है नहीं? अच्छा, मुझे यही नहीं समझ रहा था कि 2x साथ में होगा या नहीं। हाँ, तो ये sin 2x होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 2x है, इस ये x वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप इस तरीके से समझिए या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। ये तरीका समझ में आया? जी सर। दूसरा तरीका ये है कि ये इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये cos 2x dx है, तो मैं ये 2x को कोई एक दूसरा वेरिएबल मान लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने 2x को t, ठीक है? हम्म। तो अब इसका अगर मैं स्मॉल डिफरेंशिएशन करूँ, ओह अच्छा, हाँ ये। ये आ गया। तो ये 2 हाँ। नीचे कैसे आता है ये यहाँ से पता चलेगा। अब हाँ। 2x को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2x t। 2x को t मैंने पुट कर दिया और dx को मैं पे क्या पुट कर सकता हूँ? dt/2। dt/2। तो ये हाफ बाहर निकल गया और ये cos t का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन? sin t। sin t, बस। और t की जगह हम लिख सकते हैं 2x। तो ये यहाँ से आता है कि जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ,
वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। हम्म। लेकिन अगर याद कीजिएगा आप लोग कि अगर हम डिफरेंशिएशन में वो करते हैं तो वो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट जैसे अगर जीरो। आप इसको मान लीजिए साइन 2x है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए 2x जो है ये कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड, तो साइन 2x का तो cos 2x आ जाता है। और हमने यहाँ पढ़ा है कि चेन रूल से फिर 2x का करते हैं, तो 2x का जी करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझे? हम्म। ये याद करने का तरीका है कि जो भी कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, और अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डिवाइड होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसका लिमिट क्या है, 0 to π/2। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। अब इसका पहले फंक्शन जो है वो x है, तो पहले फंक्शन में हमें अपर लिमिट डालना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट से। उसके बाद फिर यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। जो फंक्शन है वो साइन 2x है। तो पहले जो हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या होगा फंक्शन? ये कौन छोड़ के गया? अच्छा, ये मरियम का डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा, साइन 2x है फंक्शन, और आपको जी x की जगह π/2 रखना है, तो क्या आ जाएगा? वन। वैल्यू मत बताइए, वो क्या आएगा, फंक्शन क्या आएगा? जैसे आपका फंक्शन जो है वो साइन 2x है, और आपको x को रिप्लेस करना है किससे, π/2 से, तो तो क्या रखेंगे वहां पे? हम्म x नहीं की समझ जगह, में आ रहा मुझे। अच्छा ये देखिए, ये जो है मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका x3। ठीक है, x3 कोई फंक्शन है। अब मैं हम्म। निकालना चाहूँ वैल्यू इस फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 पे, यानी मैं x की जगह 2 पुट करना चाह रहा हूँ, है कि टू नहीं? तो क्यूब। हाँ। तो ये 2 क्यूब आ गया। उसी तरीके से आपका फंक्शन यहाँ पे है साइन 2x, ओके, और तो इसमें आपको, पाई बाई टू रिप्लेस करें। हाँ, तो x की जगह π/2 रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा फंक्शन? टू पाई बाई फोर तो मल्टीप्लाई ये करेंगे। साइन 2 π/2 ये आएगा ना, ओके। क्योंकि x की जगह आपको π/2 रखना है, हम्म। तो यही आएगा ना। जी सर। तो यहाँ पे ये रख देते हैं, और अब आपको रखना है x की जगह क्या, x की जगह दो। आप क्या रखें, 0। तो क्या होगा फंक्शन, जरा बताइएगा। साइन जीरो। साइन टू। 2 × 0 जो कि 0, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे हाफ जो है ये आ गया π/2, 0 तो 0 है, और ये आ गया साइन पाई। साइन पाई कितना होता है, जीरो। 0, और साइन 0 कितना होता है, जीरो। ये भी 0, तो दोनों 0 है, ये खत्म। तो आपका सिर्फ क्या बचा, π/4। तो ये वैल्यू है आपका cos स्क्वायर x का। ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो कहाँ आप फंस गए थे इधर, कौन से स्टेप में, तीसरे वाले स्टेप में? मैं साइन टू एक्स को मतलब जो कॉस टू एक्स था उसको जो हम्म रिप्लेस करना था साइन टू एक्स के साथ वो जो हम्म उसकी इंटीग्रल करना था वो नहीं समझ में आया। तो आपको याद हमेशा करना होगा सब्स्टिट्यूशन हम्म। मेथड। जहां पे भी आपका जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लीजिए, तो वो हेल्प करेगा। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्टार्ट करना है, मरियम, मरियम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। कहाँ है मरियम? दो, आप जब तक नोट कीजिए तब तक हम लोग वेट करते हैं।
मरियम का। और जैसे ही आप नोट कर ले एक बार मुझे बता दीजिए। जैसे ही आप नोट कर ले तो एक बार बताइएगा प्लीज। सर ठीक है मैं। हो गया, नोट कर लिया आपने? यस। ओके। अभी तक मरियम कहाँ डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो है वेक्टर्स। और क्या है डेफिनेशन वेक्टर्स का, क्या मतलब क्या पिक्युलैरिटी है वेक्टर्स की? आई कैप आई कैप। ये जे पार्ट कैप। तो ये आई कैप जे कैप या के कैप ये क्या बताता है? आई गेस एक्स वाई जी प्लेन पे बात एक करते हैं। एक्स वाई जी प्लेन। एक्स वाई जी एक्स प्लेन का मतलब कितना डायमेंशन हो गया? प्लेन आई गेस ये वेक्टर्स तो टू डायमेंशनल होता है। अगर जब आप प्लेन बात कर रहे हैं तो टू डायमेंशन हो गया। एक्स हम्म, वाई जेड मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, है कि नहीं? अगर हम्म, आपको कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो अगर आप उसको तीन कोऑर्डिनेट सबको जाए अगर जरूरत है उसको लोकेशन को या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको थ्री डायमेंशनल हो गया वो ऑब्जेक्ट, है या नहीं? हम्म, जब आपको तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसका लोकेशन डिफाइन करने के लिए। अगर आपको दो चाहिए तो वो टू डायमेंशनल है, अगर आपको एक चाहिए तो वो वन डायमेंशनल। और हम्म, वेक्टर्स क्या होता है कि अगर कोई चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें वेलोसिटी डिफाइन करना है तो हमें बोलना होगा कि जैसे 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा ताकि उसका वेलोसिटी हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, है नहीं? yes,
लेकिन अगर मुझे वो उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ स्पीड बताना होता है तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है खाली? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम से तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस और टाइम से नहीं, कोई वैल्यू से। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा अगर स्पीड मुझे बताना? जैसे आपने कोई स्पीड किससे मेजर करते हैं, कौन सा डिवाइस होता है? सोनोमीटर होता है ना। यस सर। तो मान लीजिए कोई कार मूव कर रहा है, आपने सोनोमीटर लगाया, तो आपको वहां पे क्या दिखाएगा? अगर आपको स्पीड बताना है तो वो डिवाइस में क्या दिखाएगा? 80 किलोमीटर आई गेस जो स्पीड होगी वो दिखाएगा। जो भी स्पीड होगा, 50 किलोमीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, जो भी है वो सिर्फ स्पीड बताना होगा, है नहीं? हम्म। या सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना स्पीड है वो बताना होगा। आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यस सर। आपको वेलोसिटी अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। यानी हम्म। वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना, है कि नहीं? यस सर। अब इसको इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको जरा जान लेते हैं क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो पहला कंपोनेंट, हेलो, यस सर। अच्छा मुझे लगा कनेक्शन गया। हाँ, तो एक तो पहला कंपोनेंट होगा, वो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा, जिसको स्पेशली हम कहते हैं ए है, और ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। जो आप पहली दफा कह रहे थे कि आई हम्म। कैप, जे कैप और के कैप, तो ये कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ कहूँ कि 3 आई कैप, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो जो भी ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये आपको स्पेशली एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन बताते हैं। तो जब हम वो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर्स का, तो ये डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन। उसी तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक एरो होगा, और एरो के दो पार्ट होंगे। तो किसी भी वेक्टर्स को हम डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो का पहला पार्ट जो होगा वो होगा हेड, और दूसरा ये टेल होगा। और ये जो लेंथ ऑफ द एरो है ना, ये आपका बताएगा मैग्नीट्यूड। और ये जो हेड होगा, हेड ऑफ द एरो, ये आपको बताएगा वेक्टर का डायरेक्शन। हम्म। तो इसको, वेक्टर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और दूसरा ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो बात था रिप्रेजेंटेशन का। उसी तरीके से हमारे पास एक जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और क्या क्या स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास? वो है आई हैट, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन। दूसरा है जे हैट, जो कि वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है के कैप और हैट, जो भी आप बोल सकते हैं। अब इन सब चीज को लेके आप वेक्टर्स को एक अलग वे में, बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन।
जैसे अभी आपने एक रिप्रेजेंटेशन देखा वेक्टर का, उसमें एक मैग्नीट्यूड पार्ट था और एक डायरेक्शन पार्ट था। सिमिलरली एक और रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम कंपोनेंट वाइज बता सकते हैं कि कितना पार्ट एक्स में है, कितना पार्ट वाई में है, कितना पार्ट जे में। तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। और ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसके एक्स कंपोनेंट के साथ, उसके वाई कंपोनेंट के साथ और उसके जेड कंपोनेंट के साथ। तो ये हो गया कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल, तो इन तीनों में कौन सा पार्ट, आपके पास कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स है। वो 2 डायमेंशन का ही है। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन का ही है, तो आपको कितने पार्ट चाहिए होंगे? 2 पार्ट्स चाहिए होंगे। 2 पार्ट्स, या तो आपका ये के कैप नहीं होगा, या जे कैप नहीं होगा, या आई कैप नहीं होगा। इन तीनों में से हम्म। कोई एक चीज नहीं होगा। तो उसको हम हम्म। बोलते हैं रेक्टिलिनियर रिप्रेजेंटेशन। और कन्वेंशनली रेक्टिलिनियर रिप्रेजेंटेशन में आपका के पार्ट नहीं होता, यानी जेड पार्ट नहीं होता। तो जो वेक्टर्स होता है वो सिंपली क्या होता है, ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो अब जो हमने सबसे पहला चीज डिस्कस किया था वेक्टर का, तो वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं? यहाँ यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, वेक्टर्स का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर होता है, तो एक हम्म। मैग्नीट्यूड बताता है, एक डायरेक्शन। हाँ, तो अब जैसे हमने ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन किया, यहाँ पे तो कोई एक यूनिट डायरेक्शन नहीं है नहीं, ये यहाँ तो ये मिक्स्ड है आई जे के, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में है। हम्म। तीनों वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए। तो जो हम्म। एट्रीब्यूट है वो हम कैसे निकालें, यानी ये रिप्रेजेंटेशन से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें और उसका डायरेक्शन कैसे निकालें, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, वो सिंपली क्या होता है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वो वेक्टर का। जैसे मान लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपने कोई एक ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट किया और इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है क्या नहीं। तो ये कितना है, ये जो लेंथ कितना है वेक्टर का, उसको हम बोलेंगे ए। और ये जो हेड है वो आपका डायरेक्शन है ए हेड। तो अब इस वेक्टर का ए तो हमने निकाल लिया, हम्म। और आपके पास ये पूरा का पूरा वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं? ये जो हेड पार्ट है वो कैसे निकालेंगे? नहीं पता सर। नहीं पता, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ए वेक्टर जो है वो है ए मैग्नीट्यूड और ए हेड। आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि ए वेक्टर क्या है, आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप यस। उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम्म। और वो डायरेक्शन क्या होगा, सिंपली जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आपने उसको डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये आपका डायरेक्शन होगा। ये क्लियर हुआ? तो हमने जो भी वेक्टर्स का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स है वो कि ऑपरेशंस क्या क्या डिफाइन होते हैं, तो वो हम देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल कौन कौन से ऑपरेशंस आपने पढ़े? तो याद नहीं आ रहा।
सिंपल ऑपरेशंस, जैसे 2 है 3 है तो 2 और 3 के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन ओके, यूज कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो उसी तरीके से जो ये वेक्टर्स हैं, हम्म। इसका किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, इसका किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन का तो कोई रूल है नहीं। तो यही 3 चीज हम पढ़े। ओके पहले सर। ये आप नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा हम रश करेंगे क्योंकि हमें जो करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस शुरू करना है ना, तो जल्दी इसको करना पड़ेगा। ओके सर। ये किसने लिया आपका काउंसलिंग, आजम सर ने? सर मुझे नाम उसमें मैसेज में आया था, मुझे नाम पता नहीं है। एक चश्मा लगा के एक थे टीचर। जी। आजम सर थे, आजम सर थे। तो वो सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं, तो अच्छा। उन्होंने जो कहा उनकी बात मानिए। ओके सर। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करना होगा आप मुझे प्लीज बताइए। सर स्क्रॉल डाउन। अच्छा, आपने पहले ये सब नोट कर लिया? नहीं, मैंने बस थोड़ा ही सा वो हेडिंग। हम्म। और ये 3 चीज जो है ना, इतनी जरूरी है कि आपको पूरे फिजिक्स पार्ट 1 बुक में और पार्ट 2 बुक में ये हर जगह हो। तो आपको कैलकुलस तो बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। वेक्टर्स तो आप इतनी बार इसको प्रैक्टिस कीजिए कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके सर। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स पढ़िएगा, वो वेक्टर है। टॉर्क पढ़िएगा, वो वेक्टर है। डाइपोल पढ़िएगा, वो वेक्टर है। ये तो पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आपका पूरा आप पोटेंशियल करेंगे, तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन यूज करना होगा, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इंटीग्रल यूज करना होगा। तो और उसके बाद फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, वर्क डन निकालना होगा, उसमें आपका कैलकुलस यूज होगा। तीसरा चैप्टर करंट करेंगे, तो उसमें भी आपका कैलकुलस यूज होगा और आपका वेक्टर भी होगा। और फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड अगर फिर शुरू करेंगे तो उसमें फिर से आपका वेक्टर्स होगा। तो ये वेक्टर और कैलकुलस पूरे फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको रिवाइज करते जाइए ताकि आपको बिल्कुल याद हो। और मरियम फिर से नहीं है जिनको करना था ये क्लास, तो पता नहीं कैसे होगा। सर लिख लिया मैंने। लिख लिया? तो जो पहला ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला तो आपके पास कंडीशन होगा कि जिसमें आपको बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे आपका जो वेक्टर्स होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, तो आपका लाइफ बिल्कुल सिंपल है कि 2 वेक्टर्स हैं कार्टेशियन फॉर्म में और उनको ऐड करना है। लेकिन अगर वेक्टर्स जो हैं पोलर फॉर्म में हो, यानी आपका वेक्टर्स दिया हो और उन दोनों के बीच का एंगल दिया, तो उस केस में कैसे ऐड करेंगे? तो पहले देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल। ये जो 5th और 6th क्लास में पढ़ते हैं हम कि एडिशन जो होता है वो किन के बीच होता है। वो मतलब जैसे दो दिए रहेंगे, आई कैप से आई कैप होगा और जे कैप तो से जे वो, के कैप से के हाँ, कैप। यानी लाइक टर्म जो है वो लाइक टर्म के साथ ऐड होगा, अनलाइक टर्म के साथ ऐड नहीं होगा, है या नहीं? तो सिम वही सेम 5th और 6th स्टैंडर्ड वाला फिलॉसफी है इधर, कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे ए है, ये आपका हो गया AXI AYJ और AZK। और आपका दूसरा वेक्टर है बी, वो है BXI BYJ और BZK।
तो लाइफ तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। आपको सिर्फ ऐड करना है लाइक टर्म के साथ और अनलाइक अनलाइक के साथ। तो ये आई वाले जो हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, और जे वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, और ये के वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल है। यानी मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई है 2i 3j 4k, और ये बी जो है वो है 3i 4j और -2k। अब इन दोनों को ऐड करना है, और मान लीजिए कि वो कोई सी वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर का एडिशन भी आपको क्या देगा, दो वेक्टर को तो ऐड करेंगे तो क्या देगा वो रिजल्ट। मैग्नीट्यूड दो वेक्टर को वेक्टर ही ऐड होगा। करेंगे, हाँ वेक्टर ही रहेगा। तो जो हाँ। भी हम एडिशन करेंगे वो वेक्टर ही आना चाहिए। तो ये 2 + 3 5i हैट हो गया, 3 + 4 7j हैट हो गया, और ये 4 - 2 2k हैट हो गया। अब आपके पास ये सी वेक्टर है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या आएगा। इसको मैग्नीट्यूड को इस तरीके से डिवाइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। डिवाइड करेंगे उसकी डायरेक्शन और उसको। डायरेक्शन क्यों डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड जो होता नहीं, है वो सिर्फ। डायरेक्शन निकालना है तो उसको। हाँ डायरेक्शन निकालना हो तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हाँ। इसको ये स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे और ये स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया 25 49 और 4। तो ये आ गया 29, और ये कितना आ जाएगा, 29 और 49 कितना होता है, 18, और ये 7, तो 78 आ जाएगा। मतलब आसपास 8 और 9 के बीच में होगा। ये आ गया मैग्नीट्यूड। और अगर कोई डायरेक्शन पूछ दे तो वो तो हेड से रिप्रेजेंट होता है, तो वो आ जाएगा सिंपली 5i + 7j + 2k /√78। ये आपका आ गया डायरेक्शन। और इसको आप और कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्लियर हुआ। यस सर। और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से, कि जो लाइक टर्म है वो उसी के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल इजी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि पोलर फॉर्म में क्या होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए। एक मिनट दीजिएगा। जो आपने नोट कर लिया होगा तो मुझे बताइए। ओके सर। ये सब तो आपने पहले किया होगा ना, वो रिवीजन हो रहा है बस। हम्म। तो अगर आपको कोई चीज लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल मुझे आता है अच्छे से, तो आप बोलिएगा कि सर इसको स्किप कर दीजिए और आगे क्लिक कर दीजिए। ठीक है।
सर नोट कर लिया। नोट कर लिया। अब जरा दूसरा कंडीशन है वो पोलर फॉर्म वाला, वो देख लेते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एडिशन करना है तो आपको गिवन क्या क्या होगा, नोन क्वांटिटीज क्या होगा। जैसे सबसे पहला कंडीशन, अगर पोलर फॉर्म में अगर आपको करना है ऐड, तो ये तो मस्ट है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो को इनिशियल होना चाहिए। को इनिशियल का मतलब क्या है? नहीं, को इनिशियल इनी मतलब। अगर दोनों वर्ड को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करे, को इनिशियल को मतलब को इनिशियल, यानी मतलब इनिशिएट जो हो रहा है वो सेम पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है। हम्म, हम्म, तो जैसे अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं आपके, तो दोनों का टेल जो है वो सेम पॉइंट पे होना चाहिए, हम्म, तभी इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन डिफाइन होता है वो को इनिशियल वेक्टर्स के लिए होता है। तो इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। यस सर। को इनिशियल मतलब क्या? टू टेल्स, फ्रॉम वन पॉइंट। टू टेल्स एट वन पॉइंट। अब अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसा होता और कोई वेक्टर ऐसा होता, तो इसको हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे, ये वाले पॉइंट को लेके जाना होगा किधर, यहाँ। अब हम ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेते हैं उसको पहले को इनिशियल करना होता है। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो इस ऑपरेशन में या इस मेथड में आपके पास पता होगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी ए कितना है, और आपको पता होगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और तीसरा जो नोन क्वांटिटी होगा वो होगा एंगल बिटवीन देम। और एंगल कहाँ कहाँ मेजर करना है? को इनिशियल वेक्टर्स के लिए एंगल मेजर करना है। यहाँ पे ये एंगल नहीं होगा, एंगल ये वाला होगा। समझे? तो ये तो रहा कि ये नोन चीज होगा। अब आपको क्या निकालना है कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो नोन चीज क्या है और अननोन क्या है? नोन है आपका ए, बी एंड थीटा, और अननोन क्या है आपका आर और डायरेक्शन। उसको बोल देंगे अल्फा। तो इसके लिए दो मेथड, क्या क्या मेथड है? पहला मेथड है पैरेललोग्राम्स लॉ, और दूसरा मेथड है ट्राइंगल्स लॉ। तो दोनों मेथड, अब निकाल क्या रहे हैं हम, रिजल्टेंट। मेथड दूसरा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रिजल्ट सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कोई सा भी मेथड यूज करे, लेकिन जो मेजरमेंट कर रहा है वो तो सेम आना चाहिए, है या नहीं? हम्म, तो ये दोनों मेथड से अगर हम अप्लाई करें तो जो मेजरमेंट या जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। बस दो अलग अलग मेथड्स। इसमें पैरेललोग्राम में जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है क्या बनना चाहिए? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले वेक्टर को उठाते हैं, बी वाले वेक्टर को ए के हेड पे रखते हैं और एक पैरेलली बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से अब ये ए वेक्टर को उठाया और ए बी के हेड पे ले गए और हमने ए एक पैरेलली खींच दिया। तो अब ये बन गया एक पैरेललोग्राम। हम्म, अब जब इसका हम डायगोनल कनेक्ट करते हैं तो वो जो चीज देता है उसी को हम बोलते हैं रिजल्ट। यानी ये जो डायगोनल होगा वो ए प्लस बी होगा। हम्म, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन हमारा जो मेन एम है, मेन गोल है, वो क्या है? हमने एडिशन तो कर लिया, लेकिन हमें निकालना क्या है? वेक्टर का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड।
यानी अभी मैग्नीट्यूड। हमें निकालना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो वो तो डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है। लेकिन बस ये हिंट दे देता हूँ कि डिराइव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके। और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है। ये अगर ट्राइंगल हम ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट ए। ए है, और ये एंगल आपका थीटा है। तो ये पार्ट जो होगा, कोई भी अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लें छोटा वाला, और आपके पास ये हाइपोटेनियस और ये एंगल है, अब हम्म। आपको निकालना है इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है जो बेस और हाइपोटेनियस को रिलेट करता है? हम्म। बेस को और हाइ cos। कॉस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कॉस थीटा जो होगा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको निकालना है, वो एक अननोन है तो उसको बी मान लीजिए। हाइपोटेनियस आपको पता है बी। तो बेस क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा, करेक्ट। हम्म। और आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को किससे रिलेट करता है? हम्म। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मुझे उसके नाम से याद है ना, साइन अच्छा, से। हाँ साइन बिल्कुल करेक्ट है। तो साइन थीटा जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर मैंने निकालना है। हम्म। एडजेसेंट और अपोजिट के उससे याद करा था तो अच्छा अच्छा अच्छा, उस। जैसे भी आपको याद है, जिस वे में आपको कंफर्टेबल है और आपको याद रहे, वो बस आप एक मेथड पकड़ लीजिए। क्योंकि मिक्सअप अगर आप कीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। तो ये हाइपोटेनियस आपका बी है। अब इससे जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे। जब हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत ही जरूरी रहेगा। क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आप किसी भी वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किस फॉर्म में ऑपरेशंस बहुत ही इजी होता है, वेक्टर्स के कौन से रिप्रेजेंटेशन में ऑपरेशंस इजी होता है, अभी अभी हमने से देखा। कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर आपको पता है तो आप किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे दोबारा। लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि ये जो बेस है वो बी कॉस थीटा है, और ये परपेंडिकुलर जो है वो बी साइन थीटा है। अब हम्म। आपका एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है या नहीं? हम्म। ये जो आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और आपको पता है कि नोन चीजें क्या क्या हैं आपके पास इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में। हम्म। बड़े वाले ट्राइंगल में आपका बी साइन थीटा नोन, क्योंकि थीटा नोन है और ये बी नोन, और हम्म। ये इसका ये पार्ट भी नोन। ये कितना होगा? मान लीजिए कि ये ट्राइंगल जो है वो है, मान लीजिए कि ये पी क्यू आर ट्राइंगल। तो पी आर कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा। और आपका ये क्यू आर कितना है? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। और आपका अननोन क्या है? आपका गोल क्या था निकालने का? रिजल्टेंट आर वाला। रिजल्टेंट आर निकालना था, ये आपको आर निकालना था। तो यानी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। जब आप ये हम्म। सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आता है वो आपने किया होगा 11th क्लास में किया होगा, लेकिन उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडिया यही।
कि अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपको। ओके। वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। तो यही आपका रिजल्टेंट। और आप देखिए कि इसके राइट साइड में क्या क्या है। ए जो कि एक नोन क्वांटिटी है, बी नोन क्वांटिटी है, और थीटा, ये तीन चीजें आपके नोन। और आपका जो एम था आर, वही अननोन क्वांटिटी निकाल। तो किसी भी क्वेश्चन में यही चीज एम होता है ना, कि आपको कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटीज के टर्म में लिखना। हम्म। चलिए, तो ये तो पार्ट हो गया आपका मैग्नीट्यूड। दूसरा एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। और आपको हमेशा ये ट्रायंगल याद होना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल याद हुआ तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आर है, ये आपका बी साइन थीटा है, और ये ए प्लस बी कॉस थीटा है। अब ये बताइए कि अल्फा जो है वो आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, हम्म। और आपके पास जो नोन क्वांटिटी है वो एक परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो किससे रिलेट करेंगे आप अल्फा को? हम्म, tan से। tan से, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो tan अल्फा आपका क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो सर? बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा tan अल्फा? ओ, b sin थीटा बाय a प्लस b हम्म, cos। तो अगर आपको ये ट्रायंगल याद रहा ना तो आप बिल्कुल सब सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर आपको डिराइव करना हो तब, अगर आपको डिराइव नहीं करना हो तो आप सिंपली ये याद रखिए कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और ये दो उसके जो रिजल्ट आते हैं कि उसका हम्म। मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये इसको आप ओके। नोट कर लीजिए, और फिर हम दूसरा मेथड करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ। ओके। और कितना टाइम हमारे पास बचा है? आधे घंटे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से हम लोग कम से कम प्रोडक्ट तो शुरू कर दें, फिर नेक्स्ट क्लास में रेजोल्यूशन बता के इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देंगे। ये ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया स्क्रीन? नहीं सर, ठीक है। अरे ये सेम सेम नाम हो गया ना, ये आर, रिजल्टेंट वाला आर, और ये ट्रायंगल वाला R। तो इसको पी क्यू टी बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए, ठीक है। ओके। तो ये पी टी हो गया, और ये क्यू टी हो गया। क्योंकि सेम सेम नाम होगा तो कंफ्यूजन हो जाए। हम्म। आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स है आपका सब्जेक्ट? यस सर। ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि फिजिक्स के 50% जो फिजिक्स का पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है। तो अगर मैथ्स नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में, या मैथ्स का आप कोई ट्यूशन ले रहे हैं? मैथ्स का ट्यूशन मैं ले रही हूँ। नहीं, लर्निंग व्यू में। जी सर। और कहाँ, वो क्या करा रहे हैं मैथ्स में? वो अभी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने शुरू कर दिया, वो तो लास्ट में है। लास्ट चैप्टर है ना वो, पहले पार्ट वन का। जी सर।
फिर दूसरा पार्ट वन शुरू होगा तो वो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। ये आपको पता है पहले डिफरेंशिएशन आया या पहले इंटीग्रेशन? पहले इंटीग्रेशन। हाँ, पहले इंटीग्रेशन डिस्कवर हुआ, उसके बाद फिर न्यूटन ने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। हाँ फिर और सब। लिमिट्स। हाँ और सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन ही है। इंटीग्रेशन हम्म। में फिर वो आदमी फंस जाता है। सर लिखिए। देखिए, ओके, तो दूसरा मेथड जो है हमारा वो है ट्राइंगल्स लॉ। रिजल्ट तो सेम देगा, लेकिन इसका जो आइडिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ में कि एक दूसरे का जो हेड है वो तीसरे के टेल पे रख रहे थे और उसका हेड उसके टेल पे रख रहे थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए आपका दो वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, और ये इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आप ये जो बी वेक्टर है इसका जो टेल है इसके हेड पे आपने रख दिया, और फिर आपने इनिशियल जो ए वेक्टर है पहला वेक्टर उसका टेल और जो दूसरा वेक्टर लेके गए हैं उसका हेड, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। और हम्म। ये जो आपका देगा वो आपका रिजल्टेंट देगा। और यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्री बन रहा है, कौन सा ज्योमेट्री बन रहा है, ये कौन सा शेप बन रहा है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस तो नहीं है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है क्या? ये तो पता नहीं। हम्म। वही राइट एंगल तो नहीं कि 90 डिग्री से नहीं है ना। ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है वही। नहीं। और हाँ, तो जब भी आप एक कोई ट्राइंगल बनाएंगे तो वो हो गया ट्राइंगल्स लॉ, जब भी आप कोई एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो पैरेललोग्राम्स लॉ। लेकिन जो रिजल्ट देगा वो सेम देगा, क्योंकि फिर से आपका ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा हम्म। है, फिर से आप वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर आएगा। और जो आपका रिजल्ट आएगा, ये जो आर आएगा, वो सेम आएगा। तो यही है कि आप मेथड को कोई सा भी यूज करें, जो एंड रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। हम्म। बस यही है कि आप इसके हेड को दूसरे के टेल से कनेक्ट करते हैं और इसके टेल को दूसरे के हेड से कनेक्ट करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? यस। तो ये कोई भी लाइक कभी भी लगा सकते हैं वो। आई कोई सा भी गेस। मेथड यूज कर सकते हैं आप, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है किसी भी क्वेश्चंस में आपको ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। आपको बस हम्म। नोन क्वांटिटी क्या होगा कि कोई मान लीजिए एक फोर्स है 2 न्यूटन का, वो एक्ट कर रहा है, तो दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का, और ये दोनों एक्ट कर रहे हैं मान लीजिए कोई 60 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? तो आपको ना कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करना है, कोई डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको बस पता है जो नोन क्वांटिटीज, और आपको हम्म। एंगल पता है, बस आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। हम्म। है नहीं, यानी ये 2² होगा, ये 5² होगा, और इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो 2AB या 2 × 2 × 5 cos 60। तो हम्म। जनरली यही होता है कि आपको मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे दो वेक्टर्स के और उनके बीच का एंगल। हम्म। और कुछ जैसे अगर आप जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना हो क्या क्या एंगल है, क्या क्या मतलब क्या डायग्राम उसका करेक्ट होना चाहिए। तो जब हम जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। और जेई के क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो यही आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, ये ट्राइंगल्स लॉ तो इजी था, इसको समझ लिया हमने। अब जरा हम समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें वेक्टर्स का।
और वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ऑपोजिट वेक्टर्स हैं या क्या नेगेटिव वेक्टर्स। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है ये, और कोई दूसरा वेक्टर ये। अब आप ये देखिए कि ये दोनों का लेंथ सेम नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। हाँ, अम, डायरेक्शन से डायरेक्शन सेम नहीं है। हम्म, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा क्या? हम्म, नहीं होता। नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। दोनों सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर है एक, और दूसरा वेक्टर ये। इस केस में क्या है? डायरेक्शन से मगर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग। तो ये भी वेक्टर अलग है, मतलब इक्वल नहीं। और मान लीजिए आपका ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब ये दोनों क्या है? सेम। सेम, क्योंकि ये डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अगर आपको कोई दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर है 3i, यानी ये एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आप 3 यूनिट्स गए। अब इसी का आपको नेगेटिव वेक्टर लिखना हो तो इसका आप डायरेक्शन ऑपोजिट कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा नेगेटिव वेक्टर। मतलब सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा? -3i, है नहीं? यस सर। और ऑपोजिट वेक्टर्स के लिए आपका ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का हो। जैसे मान लीजिए आपका ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब ये देखिए कि डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट। तो ये आपका ऑपोजिट वेक्टर्स तो है लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स नहीं। क्लियर हो गया ये? यस सर। तो इन्हीं दो बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। हेलो? यस सर। ये मेरी आवाज थी किसकी, किसी और की आवाज में शायद कोई आवाज आया था बीच में। ओके, तो उसको इग्नोर करते हैं और आगे देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। एक तो आइडिया ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स, और दूसरा ये पैराग्राम या ट्राइंगल्स लॉ। तो हम अपने केस में पैराग्राम यूज करते हैं। ये दोनों यूज करके हम डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे इसको एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि आपको निकालना है एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, लेकिन ये दोनों पोलर फॉर्म में। यानी आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और दोनों के बीच का एंगल पता है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता तो बिल्कुल इजी होता, लेकिन अगर पोलर फॉर्म में है तो कैसे उसको करेंगे? यानी हमें गोल है a - b निकाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, तो वो किस साइड होगा? अपोजिट साइड होगा। ऑपोजिट साइड होगा। तो ये आपका आ गया बी वेक्टर, -b वेक्टर, है नहीं? हम्म। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए। यानी इसका जो टेल है वो यहाँ पे रखिए और एक पैरेललोग्राम बनाइए, हम्म। और इसका जो मतलब इसके जो हेड पे है इसका टेल रखिए।
तो ये आ गया ए और ये आ गया आपका माइनस। अब ये आप डायगोनल कनेक्ट कर दें ये पैरेललोग्राम का, तो ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए माइनस बी। इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब ये जो एंगल है आपका, फिर से ये आपका बी है, मैग्नीट्यूड इसका बी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये पार्ट कितना हो गया? बेस है, अभी हमने देखा है पिछले केस में बेस क्या होता है, बी कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, ये देखा है ना पिछले केस में। हम्म, अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या है, वो ये वाला है। अब ये वाले ट्राइंगल में आप ये बताइए कि इसका बेस क्या होगा। ये पूरा कितना है, ए है, तो ये इतना पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ पार्ट कितना होगा, ए माइनस कॉस। ए माइनस बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा, और ये तो बी साइन थीटा है ही। तो जब इसका हम ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, उसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, बाय ए प्लस। और प्लस या माइनस। हाँ भाई, ए माइनस। हम्म तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन हमने आइडिया यूज क्या किया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। बस आइडिया नेगेटिव वेक्टर लिया और उसका रिजल्टेंट निकाल दिया। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा ओके। तो अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, कितना टाइम है हमारे पास। सर, आप अभी तो, एक्सप्लेन कर दिए, बाद में पीडीएफ सेंड कर देगा तो मैं नोट कर हाँ लूंगी। हाँ हाँ, ये इससे हम लोग जल्दी कर लेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आइडिया बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लेकिन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने में भी दो सिनेरियोज क्या क्या है, कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले तो अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए, और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या? क्या सर, मैंने सुना नहीं। जैसे कोई एक वेक्टर है और उसको मैंने, कोई स्केलर, स्केलर मतलब क्या, कोई एक नंबर, वो कोई हम्म। नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा या क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, है नहीं? हम्म। जैसे यस। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये एक 2i हैट वेक्टर, मतलब कि 2 यूनिट हम गए हैं आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3, तो वो क्या हो जाएगा, 6i हैट। इसका मतलब हम्म। सेम ही डायरेक्शन में मैंने वेक्टर को एलोंगेट कर दिया, मैंने उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। तो अगर हम्म। हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिंपली मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और वो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मतलब कोई इस नंबर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, अ, म- म- बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, और कोई वो भी एक कोई नया वेक्टर ही होगा, है नहीं? हम्म। तो अगर हम कोई स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है, ये तो बिल्कुल फिक्स है नहीं? यस। हम्म। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे दो रिजल्ट आता है, तो वो दो केसेस हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं।
एक तो होता है कि आपका एंड रिजल्ट जो है वो स्केलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और दूसरा है आपका एंड रिजल्ट वेक्टर, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। हम्म। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ए और डॉट बी। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए वो सिंपली ये है। अब ये क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड में, वो एक स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई रिजल्ट आता है। हम्म। और इसका यूज क्या क्या है, एक तो हम वर्क डन निकालने में इसका यूज है, और मैथमेटिकल क्या क्या यूज है इसका। इसका यूज है अगर हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो अगर हमें हम्म। एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना हो तो इसका यूज करते हैं। या हमें निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ यहाँ यूज होता है। ये उतना यूज नहीं होगा, प्रोजेक्शन और एंगल तो हमें यूज नहीं होगा, तो हम वो सबको छोड़ देते हैं। लेकिन हम्म। लेकिन हम ये स्पेशल केस देख सकते हैं कि मान लीजिए आई डॉट आई अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना आएगा। तो आई डॉट आई निकालूंगा तो वो होगा आई का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन आई एंड आई। एंगल बिटवीन आई एंड आई कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और आई का मैग्नीट्यूड, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई का, जे का, के का, ए हैट का, कोई भी सब यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, cos 0 1, तो ये आएगा 1। यानी किसी भी, अगर आप आई का उसके सेम के साथ अगर प्रोडक्ट लें तो वो 1 आता है। उसी तरीके से जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा यूनिट वेक्टर चूज करते हैं, मान लीजिए आपने यूज किया आई डॉट जे या के डॉट आई, या कोई सा भी अलग, मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर ली, तो उस केस में आपका क्या आएगा, ये आई आपका 1 है, जे आपका 1 है, लेकिन एंगल आई और जे के बीच कितना है, या के और आई के बीच? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? cos 90 0। 0। तो ये पूरा 0 आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसी से हम मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर आपका ए है और कार्टेशियन फॉर्म में। एक तो है कि आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के बीच का पता है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको कार्टेशियन फॉर्म में कि इस तरीके का है, और ये दूसरा जो है वो इस तरीके का है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो। आपको पता है कि कौन सा सरवाइव करता है, ये डॉट प्रोडक्ट में कौन सा सरवाइव करता है? रिवर्स कर। मतलब जैसे ये, अगर इसको आप पूरा लिखना चाहिएगा तो ये बहुत ही लंबा टर्म हो जाएगा। हम्म। लेकिन आपके पास पहले से ही आइडिया है ना कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो करेंगे तो 1 आएगा, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ये तो आपको पहले से पता है। हम्म।
तो आप पूरा लिखने के बजाय आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप सिर्फ वही टर्म काउंट कर सकते हैं जो कि बचेगा, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। जैसे अगर आप इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट निकालने जाइए, ए एक्स आई है और बी वाई जे है, तो इसमें क्या आएगा, आई डॉट जे आएगा। और आपको पता है कि वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जीरो होगा। जीरो होगा, तो वो आप टर्म काउंट नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से इसको आप पूरा खोलने के बजाय आप सिंपली वही काउंट कीजिए जो कि जीरो नहीं हो। तो आई लाइक डॉट आई टर्म। जी, हाँ, इसमें इस तरीके से बोल सकते हैं कि लाइक टर्म ही जो है वो सरवाइव करेगा। तो आई डॉट आई वाला ही सरवाइव करेगा, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स बचेगा, क्योंकि आई डॉट आई तो वन हो जाएगा। फिर आपका बचेगा ए वाई बी वाई, और बचेगा आपका ए जेड बी जेड। तो अगर आपको कोई वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट वो सिंपली ये आ जाए, यानी जो भी एक्स का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वाई का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जेड का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो एंड रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर देगा या नंबर देगा, स्केलर देगा, क्या देगा? स्केलर। स्केलर। तो इसीलिए ये जो होता है वो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट, या आप उसको कहें वेक्टर प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे अगर आप कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और क्रॉस बी, तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या है? वेक्टर। वो भी कोई एक वेक्टर होगा। तो इसको जो है मैथमेटिकली, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, वो निकालने के लिए हम करते हैं ए बी साइन थीटा। और इस पार्ट तक क्या ये वेक्टर है? नहीं। तो इसका डायरेक्शन आता है एन हैट। और ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको याद है? वही हम्म। मैग्नीट्यूड बाय नहीं रिजल्टेंट। नहीं, यहाँ यहाँ कोई मैग्नीट्यूड हमें, यहाँ कोई मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेट, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली आपको यहाँ तो वेक्टर ही निकालना है। हम्म। तो ये डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो कैसे पता करते हैं? इसको दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि ए जो है एक लाइन में है, बी दूसरा लाइन है, तो वो दोनों मिलके एक प्लेन बना दिया। हम्म। और इन दोनों प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर आपका अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। हम्म। तो ये तो फिक्स है कि वो परपेंडिकुलर होगा, जो ए क्रॉस बी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, वो प्लेन का। और वो डायरेक्शन हम फाइंड करने के लिए वो यूज करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब। ये याद है आपको क्या होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? हम्म। थोड़ा थोड़ा याद थोड़ा थोड़ा याद है। यानी एन हैट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये ए है वेक्टर, और ये आपका बी वेक्टर। है। तो आप अपना पाम जो है वो आप रखिएगा ए के डायरेक्शन में, या जो आपका फिंगर टिप्स है, जो भी आपके राइट हैंड का जो फिंगर टिप्स है वो आप रखिएगा ए के डायरेक्शन में। और जो आपका पाम होना चाहिए वो होना चाहिए बी की डायरेक्शन में। और जब आप वो आपके जो फोर फिंगर से उसको क्रॉस कीजिएगा, तो जो आपका डायरेक्शन थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगा आपका ए क्रॉस बी का। ये क्लियर हुआ? जी सर। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी का क्या हो, क्योंकि आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ए बी साइन थीटा से तो आप तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इजीली।
लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। अब सिंपल इस आइडिया को यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि जो आपका यूनिट वेक्टर, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या डायरेक्शन आना चाहिए। तो जैसे कभी भी आपको इमेजिन करना हो कि आई जे के या ये तीनों डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आपका घर जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। उसका जो कॉर्नर है, घर का कॉर्नर है, उसके हम्म। एज पे कितने लाइंस निकलेगा? डी। 3 लाइंस निकलेगा। एक तो फ्लोर का लाइन होगा, फ्लोर का 2 लाइन होगा, एंड वाला, है ना, फ्लोर है। यस सर। तो फ्लोर को आप मान लीजिए कि कोई एक्स है, और दूसरा लेंथ वाला जो है वो वाई, और हम्म। जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है लाइन, वो आपका हो गया जेड डायरेक्शन। तो हम्म। अब ये तीनों चीज जो है, इन तीनों के बीच का एंगल कितना है? जो 90 डिग्री। कॉर्नर, तीनों के बीच का 90 डिग्री एंगल। तो अब अगर मुझे निकालना हो ये आइडिया से कि आई क्रॉस जे कितना होगा, तो आपका जो फिंगर टिप्स है वो आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, पाम जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी, है नहीं। हम्म। तो अगर आप कर्ल करें अपना फिंगर, जो 4 फिंगर से उसको कर्ल करें, तो थंब हम्म। जो है आपका वो किस डायरेक्शन को शो करेगा? ऊपर की। आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। हम्म। ऊपर तो आपका हम्म। जे है, वाई है। वही मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और बाहर का जो डायरेक्शन हो गया वो आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया? मान लीजिए आपका दीवार है, दीवार जो है आपका हम्म। एक्स है और वाई। अब आप हम्म। दीवार के बाहर का डायरेक्शन देखें तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? जेड। जेड। लेकिन जेड का भी 2 डायरेक्शन हो सकता है, एक तो जेड हो सकता है, माइनस जेड है। तो जो हम्म। बाहर का डायरेक्शन है वो प्लस जेड हो गया, और जो इनवर्ड है वो आपका हम्म। माइनस। तो जेड यानी के हैट, और इनवर्ड हो गया तो आपका माइनस के हैट। तो ये आई हम्म। क्रॉस जो जे ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है? मतलब के हैट में है या माइनस के हैट में? के हाथ में है। के हैट में। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन, यानी आई क्रॉस जे जो है वो आपका के हैट है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? ए बी साइन थीटा। यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो साइन 91 आ गया। तो तीनों वन हम्म। है, यानी आई क्रॉस जे जो है वो आपका के हैट आएगा। ये क्लियर हुआ? हम्म। ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है जब आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम्म। में हमने देखा था कि अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो हो जाता है, लेकिन हम्म। यहाँ जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट लेंगे तो वो सरवाइव करेगा, यानी वो नॉन जीरो होगा। तो आप हम्म। मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं लूं आई, या मान लीजिए कि अगर मैं लूं जे क्रॉस आई लूं, तो वो कितना होगा? ये जरा विजुलाइज करके मुझे बताइए कि जे क्रॉस आई, यानी आपका पाम जो है वो किस डायरेक्शन में? माइनस के। माइनस के। ये तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यानी आपका इनवर्ड है। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको हम याद रखें तो ये डायरेक्शन बिल्कुल इजीली याद रहता है। जैसे ये आपका आई हैट हो गया, ये जे हैट हो गया, और ये के हैट हो गया। तो अगर आप ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो अगर हम आई से जे में जाएंगे तो वो प्लस के होगा, के से आई में जाएंगे तो वो प्लस जे होगा, और कौन सा बच गया? के से आई में गए तो प्लस जे, जे से के में जाएंगे तो प्लस आई। तो हम्म। ये हो गया, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा,
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी अगर आप आई क्रॉस के निकालना चाहेंगे, तो वो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो ये अगर आप चीज याद रखें तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा मेथड भी है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का, और वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स तो आपने पढ़ लिया ना। हम्म। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपका ए का कितने कंपोनेंट होगा? 3 कंपोनेंट। कितने टाइम बचा? हम्म। हम्म। और बी जो है वो है, अब अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है विदाउट यूजिंग, ये बिल्कुल मैथमेटिकल जार्गन जो है, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होता है इसका, क्योंकि आपको हर एक कंपोनेंट निकालना होगा। आई क्रॉस जे निकालना होगा, जे क्रॉस आई निकालना होगा, आई क्रॉस के निकालना होगा, के क्रॉस आई निकालना होगा। तो आपके टोटल कितने 6 कॉम्बिनेशन है, उनको सॉल्व करना होगा। लेकिन उनको यूज किए बिना बिल्कुल सिंपल वे में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम्म। जिसका जो एलिमेंट है, पहला रो जो है वो आई, जे और के है। दूसरा रो जो है वो, अगर जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहले हम ए का कंपोनेंट लिखेंगे, फिर बी का कंपोनेंट लिखेंगे, और अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हम्म। निकालने के लिए पहले आप ये आई को पकड़ेंगे, हम्म। और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसके फिर जे को पकड़ेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत ही सिंपल हम्म। वे है। तो यहीं तक यही है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? जब आप निकालते हैं टॉर्क, टॉर्क निकालते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी डाइपोल का निकालते हैं टॉर्क, तो वहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। और तो कहाँ होता है? बस टॉर्क में ही यूज होता है। ओके। तो यही तो था, यही जो वेक्टर पार्ट था वो हमें पढ़ना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, और जो जो भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, उससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक ओके। डाइपोल तो पहले ही पढ़ा होगा। हम्म। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे सिलेबस में बहुत ही सिंप्लीफाइड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हमें दो ही केस में निकालना है। या तो हमें निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, या हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किसी हम्म। जनरल पॉइंट पे निकालना है तो वो जेई सिलेबस में चला गया, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ओके क्लास में हम लोग आपने डेरिवेशंस, अच्छा डेरिवेशंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आपने डेरिवेशन किया नहीं, राइट? सर, स्कूल से है मेरे नोट्स में, तो तो वो अगर मुझे आपको समझ में। समझ में आ गया उसमें नोट से, जी सर। ठीक है, तो उसको स्किप कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन मुझे से सॉल्व कर। हम्म। क्वेश्चन और लाइक कॉन्सेप्ट्स उस पे ज्यादा। हाँ हाँ, वो उस पर ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि मेन जो पॉइंट है, मतलब अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसमें दो ही पार्ट आपको याद रखना होगा, या तो न्यूमेरिकल्स, और दूसरा आपका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हम्म। आपने कर ही रखा है, तो हम लोग जो फोकस करते हैं वो करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन। ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन करेंगे। एक तो पॉइंट चार्ज के लिए